A very good morning to all of you. I am Sneha Chaturvedi, a teacher by profession and by heart, and I welcome you to my YouTube channel ज्ञानमठ द टेम्पल ऑफ नॉलेज। सो आज मैं आपके लिए फिर से लेके आई हूँ एनसीईआरटी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है क्लास 6 का चैप्टर 2 शॉर्टिंग द मटेरियल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा क्लास 6 का चैप्टर 2 शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। ठीक है, सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में पूरा डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे कि हम कैसे और किस बेसिस पे मटेरियल की शॉर्टिंग करते हैं या उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सेम ग्रुप में किस एलिमेंट को रखते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में किन मटेरियल्स को रखते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में जो है हम मटेरियल को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी अपीयरेंस, उनके बहुत सारे अलग अलग बेसिस के हम उन्हें डिवाइड करेंगे ग्रुप्स में। सो जो हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें किसी भी मटेरियल को या किसी भी चीज को ग्रुप में डिवाइड करने की नीड ही क्या है? हम उन्हें सेपरेट क्यों नहीं रख सकते? हम उन्हें क्यों एक साथ हम उन्हें एक ग्रुप में रखने की कोशिश करते हैं, या हम उनको एक पर्टिकुलर एक सिंपलर ग्रुप देते हैं या डिफरेंट ग्रुप देते हैं? हमें जरूरत क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग करने की या उनकी शॉर्टिंग करने की? सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है कि जो भी सिमिलर मटेरियल्स होंगे या जो भी सिमिलैरिटीज रखते होंगे अपने अंदर, वो कहीं ना कहीं कुछ सेम प्रॉपर्टीज उनकी होगी, या फिर जो डिफरेंट होंगे वो क्या होंगे, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी। सो अगर हम बहुत सारे मटेरियल्स को स्टडी कर रहे हैं तो पर्टिकुलर एक एक को स्टडी करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम क्या किए, इंसानों को हमने एक ग्रुप में रख दिया, सारे ह्यूमन बींग्स को हमने एक ग्रुप में रख दिया, और उन सारे ह्यूमन बींग्स की जब हम स्टडी करते हैं तो हम उनको एक साथ कर लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई 2 लोग हैं या 4 लोग हैं, ठीक है, मान लीजिए सोनू, मोनू और रीटा और सीता, ठीक है, ये 4 लोग हैं। तो अगर हम सोनू, मोनू, रीटा, सीता की अलग अलग जो है स्टडी कर रहे हैं कि रीता के बाल सर पे हैं, उनका 2 हैंड है, और सबकी अलग अलग स्टडी कर रहे हैं, सो वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जबकि अगर हमने रीता, सीता, सोनू, मोनू सबको एक ह्यूमन बीइंग ग्रुप में रख दिया और उसके साथ हमने एक साथ उनकी स्टडी कर ली कि सारे ह्यूमन बीइंग्स के 2 हैंड होते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, 1 नोज होती है। सो बहुत ही इजी वे में हम उन सारे लोग हैं जो सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं। सो क्लियर हुई बात आपको कि हमने क्यों हम ग्रुप करते हैं किसी चीज को एक ग्रुप में या डिफरेंट ग्रुप में, जिससे हम बहुत ही इजीली उनकी स्टडी कर सके, उनके बारे में जान सके, उनको समझ सके। क्लियर हुआ? सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे ग्रुप करते हैं, उनके क्या क्या बेसिस होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, और कौन कौन से ग्रुप्स में हम उनको रखते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो हम बहुत से ऑब्जेक्ट देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आसपास ही अपने देख रहे हैं तो चेयर है, बेड है, टेबल है, लैपटॉप है, आपका मोबाइल है जिसमें आप मुझे देख रहे हैं। ठीक है, सो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हम अपने आसपास देखते हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको चेयर का है, बुल लॉक कट का है। ठीक है, इन सारे ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंट होते हैं, ये डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं, और इनके यूजेस भी अलग अलग होते हैं। जैसे चेयर का एक शेप है तो वो एक अलग पर्टिकुलर शेप की होगी। सारी चेयर लगभग थोड़े बहुत शेप अलग हो जाते हैं, लेकिन उनका एक पर्टिकुलर शेप होता है। आप देख के बता सकते हो, उनका शेप देख के बता सकते हो कि ये एक चेयर है। ठीक है, सेम एज अगर एक टेबल है, उसका शेप अलग होगा, उसका फंक्शन अलग होगा। ठीक है, टेबल जो है वो सामान रखने के काम आता है, चेयर जो है वो बैठने के काम आती है, बेड जो है वो हम सोने के लिए यूज करते हैं। तो सबकी अपीयरेंस, कलर और यूजेस अलग अलग होते हैं जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? नाउ कम्स टू नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको करनी है कि आपके आसपास जितने ऑब्जेक्ट हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए, और वो किस किस मटेरियल से बने हुए हैं, किन किन मटेरियल के वो होते हैं, वो एक यहाँ पे लिस्ट बनाई गई है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ। ये फर्स्ट है हमारी ऑब्जेक्ट की, और मटेरियल दे आर मेड ऑफ। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज प्लेट।
प्लेट किसकी किसकी होती है? प्लेट हमारी स्टील की होती है, ग्लास की होती है, प्लास्टिक की होती है, और हमारे इंडिया में तो जो है वो लीव्स की भी प्लेट होती है, ठीक है? सो ये हो गया। पेन, पेन भी हमारी प्लास्टिक की होती है, मेटल की होती है। बकेट हमारी प्लास्टिक की होती है, मेटल की होती है। नाइफ हमारा स्टील, वुड, प्लास्टिक, बहुत सारे मटेरियल्स का होता है। टॉय के तो बहुत सारे ऑप्शन है, जितने ऑप्शन आप सोच सकते हैं। प्लास्टिक हो गया, क्लॉथ हो गया, कॉटन हो गया, इसके अलावा वुड हो गया, मेटल हो गया, जितने भी ऑप्शन आप सोच सकते हैं उन सारे ऑप्शन के जो है वो बनता है हमारा क्या? टॉय होता है। टेबल भी हमारा वुड का होता है, प्लास्टिक का होता है, ग्लास का होता है, ठीक है? बहुत सारे टेबल्स होते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स के टेबल होते हैं। नेक्स्ट वन हमारा क्या है? यहाँ पे देखिए जो हमारी सेकंड टेबल है, उसमें क्या करना है आपको? आपको एक मटेरियल चूज़ करना है, और साथ ही साथ आपको क्या बताना है कि वो कौन उस मतलब उस मटेरियल से कौन-कौन से ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। फर्स्ट टेबल में हमारा क्या हो रहा है? फर्स्ट टेबल में मैंने जो है या हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, और वो किस-किस मटेरियल से बनते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो, ठीक है? फर्स्ट में हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, वो और वो किस-किस मटेरियल से बनते हैं। व्हेयर एज़ सेकंड में क्या है? हमारा मटेरियल है, और उनसे कौन-कौन से हमारे ऑब्जेक्ट बनते हैं या कौन-कौन से हमारे मटेरियल बनते हैं, वो बताना है, ठीक है? तो वुड से हमारे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, चेयर बनता है, टेबल बनता है, बुललॉक बनता है, बुललॉक कार्ट जो होता है, जो घोड़ा मतलब वो जो बैलगाड़ी होती है, ठीक है? बैलगाड़ी जिसमें जो गाड़ी होती है वो लकड़ी वाली, उसको क्या कहते हैं? बुललॉक कार्ट कहते हैं। उसकी व्हील्स जो होती हैं वो भी वुड की होती हैं। बेड हमारा जो है वो सॉरी वुड का होता है, ठीक? सेकंड वन इज़ पेपर। पेपर से भी बहुत सारा बनती है, जितनी भी हमारी बुक्स होती हैं, नोटबुक्स होती हैं, न्यूज़पेपर होते हैं। टॉयज़ बहुत सारे बनते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि टॉयज़ जो भी आप मटेरियल इमेजिन कर सकते हैं, उन सारे मटेरियल का टॉय टॉय बनता है, ठीक है? आप पेपर बोट जो है पेपर बोट पानी में चलाते हो, ठीक है? सो टॉयज़ बनते हैं, कैलेंडर्स हमारा बनता है। नेक्स्ट वन इज़ लेदर। लेदर से हमारे क्या बनते हैं? लेदर से हमारे शूज़ बनते हैं, बेल्ट बनती है, जैकेट बनते हैं, बैग बनते हैं, सोफ़ा बनते हैं, बहुत सारी मटेरियल्स बनते हैं। सेम एज़ प्लास्टिक। प्लास्टिक से भी हमारा बकेट है, बॉटल्स है, पाइप्स है, लंच बॉक्स है, टॉयज़ है, ये सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है? नेक्स्ट वन इज़ कॉटन। कॉटन से हमारा बैंडेज होता है, क्लॉथ्स होते हैं, मैट्रेस, ब्लैंकेट, पिलो, ये सारी चीज़ें हमारी कॉटन से बनती हैं। इसके अलावा स्टील, स्टील से यूटेंसिल्स बनते हैं, स्टैचू बनते हैं, अ, कार्स बनती हैं, जितने भी हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो सारे किसके होते हैं? मोस्ट ऑफ स्टील के होते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया? नाउ कम्स टू नेक्स्ट। सो आवर नेक्स्ट वन इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, ठीक है? तो हम जो है जो मटेरियल चूज़ करते हैं, हम जो मटेरियल चूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। यानी उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, इस बेसिस पे हम चूज़ करते हैं कि हम कौन-सा मटेरियल यूज़ करेंगे अपना पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपको एक चेयर बनानी है, ठीक है? अगर आपको एक चेयर बनानी है, क्या आप उसके लिए एक कॉटन का मटेरियल यूज़ करेंगे या आप एक पेपर यूज़ करेंगे? क्या आप एक कपड़ा यूज़ करेंगे चेयर बनाने के लिए? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि चेयर में आपको क्या चाहिए? चेयर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जो एक पर्टिकुलर इंसान का वेट ले सके, उसमें एक पर्टिकुलर शेप होना चाहिए, ठीक है? तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमें किसमें मिल जाएँगी? जिन मटेरियल्स में मिलेंगी, उन सारे मटेरियल से हम क्या बना लेंगे? अपनी चेयर बना लेंगे। सेम एज़ अगर आपको किसी चीज़ में पानी भरना है, मान लीजिए आपको एक वाटर बॉटल बनानी है या एक टम्बलर बनाना है, ठीक है? जिसमें आप पानी फिल करके रख रहे हो, तो क्या आप उसे कॉटन का बनाओगे? क्या आप उसे पेपर का बनाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो वाटर को होल्ड कर सके, वाटर को प्रॉपर रख सके, और साथ ही साथ वो वाटर से गीला ना हो, वो वाटर रेजिस्टेंस हो, ठीक है? सो यही हमारा यहाँ पे क्या है कि हम जो भी मटेरियल चूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, क्या आप एक सॉफ्ट टॉय जो है, क्या आप उसे बनाओगे एक स्टील के उससे? सॉफ्ट टॉय क्या आप एक स्टील के मटेरियल से बनाओगे? क्या आप स्टील के ऑब्जेक्ट से बनाओगे? नहीं, क्यों? क्योंकि सॉफ्ट टॉय
की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि वो सॉफ्ट हो। उसे आप जब हग करो या फिर उसे जब आप अपने पास रखो तो वो आपको सॉफ्टनेस फील कराए, ठीक है। इसीलिए उसका नाम क्या होता है, सॉफ्ट टॉय होता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम क्लोथ्स यूज करेंगे, कॉटन यूज करेंगे, जितने भी मटेरियल हमारे सॉफ्ट टेक्सचर के या सॉफ्ट प्रॉपर्टी वाले होंगे वो सारे मटेरियल हम यूज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिक क्या है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं वो मटेरियल उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। हमें जिस तरह का ऑब्जेक्ट चाहिए, जो वो मटेरियल, जो वो सब्सटेंस हमें वो प्रॉपर्टी देता है, उसे हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे बॉटल है, उसको उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम पेपर नहीं यूज करेंगे, उसके लिए हम कोई हार्ड सब्सटेंस यूज करेंगे, स्टील यूज करेंगे, ग्लास यूज करेंगे, प्लास्टिक यूज करेंगे। सेम एज विंडो के लिए, विंडो के लिए हम क्या पेपर यूज करेंगे, क्या हम विंडो के लिए जो है स्टील यूज करेंगे? नहीं। विंडो की प्रॉपर्टी क्या होती है, विंडो की प्रॉपर्टी होती है, विंडो इंसान क्यों बनाता है अपने घर में, कि हवा जो है, एयर का पैसेज अच्छे से हो। इसके अलावा जब वो खिड़की को बंद कर दे तो उससे व्यू मिलता रहे, बाहर का थोड़ा बहुत दिखता रहे। इसीलिए जितनी भी विंडोज होती हैं वो किसकी होती हैं, उनके जो डोर्स होते हैं मोस्टली ग्लास के होते हैं, या फिर स्टील की जो जालियां आती हैं या जो मेटल की जो जालियां आती हैं उनके होते हैं। जिससे कि आपको, अगर आपको एयर पैसेज नहीं चाहिए, धूप हो रही है, आंधी आ रही है, तो आप वो डोर बंद कर सके और एयर पैसेज रुक जाए, लेकिन आपका व्यू ना रुके। सेम एज जैसे ही आप डोर ओपन करें आपका एयर पैसेज होता रहे। तो मोस्ट ऑफ विंडोज किसकी होती है, ग्लास की होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा ये पॉपकॉर्न का जो वो होता है, जो कंटेनर होता है, वो मोस्टली किसका होता है, कागज का होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो पॉपकॉर्न होते हैं हमारे, वो बहुत ही लाइट वेट होते हैं। तो उनका वेट जो है, हमारा कागज बहुत ही, पेपर जो है वो बहुत ही ईजिली उठा सकता है, और इसीलिए जो है क्या होता है, वो जो पेपर से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जो बनाते हैं, वो हम उसके लिए जब मटेरियल चूज कर रहे होते हैं तो हम उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे उसका मटेरियल चूज करते हैं, ठीक है। नाउ कम्स टू नेक्स्ट स्लाइड। अपीयरेंस। देखिए, अब प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके बेसिस पे हम मटेरियल को चूज करते हैं कोई भी अपना ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज अपीयरेंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, अपीयरेंस होती है, यानी वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको कई सारे ऑब्जेक्ट दिख रहे होंगे, कई सारे अपनी स्क्रीन पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिख रहे होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी के लिए हम कौन सा वो यूज करते हैं, कौन से मटेरियल यूज करते हैं? क्या ऐसे जो बिना शाइन के हो, या जिनमें बिल्कुल भी शाइन ना हो, जो बिल्कुल भी लस्टर ना रखते हो, जो बिल्कुल ही देखने में एकदम मतलब शाइनलेस हो, लाइफलेस हो, ऐसे मटेरियल हम चूज करते हैं? नहीं। हम ज्वेलरीज के लिए ऐसे मटेरियल चूज करते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करें, जो बहुत ही शाइनी हो, जिनको हम उनकी अपीयरेंस के अकॉर्डिंग पे शॉर्ट करते हैं या ग्रुप करते हैं। जिन मेटल्स में या जिन मटेरियल्स में शाइन होगी, या फिर जो मटेरियल्स अनशाइन वाले होंगे, या जैसे एक जैसे मटेरियल जो एक जैसे दिखने वाले हो अपीयरेंस में, उनको हम एक ग्रुप में रख लेते हैं, और जो एक जैसे नहीं है उनको हम अलग ग्रुप में रख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है, जैसे वुड जो है वो अलग दिखती है, कॉपर जो है वो अलग दिखता है, और क्या कहते हैं, इसके अलावा एल्युमिनियम जो है वो अलग दिखता है, कार्डबोर्ड आपका अलग दिखता है, ठीक है। सो बहुत सारे मटेरियल जो होते हैं, मोस्ट ऑफ मटेरियल जो होते हैं, वो अपीयरेंस से ही हम उनको देख के बता सकते हैं। जैसे अगर आप एक गोल्ड का वायर देख रहे हो और आप एक एल्यूमिनियम का वायर देख रहे हो, तो आप सिर्फ देख के ही बहुत ही इजिली उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर आपसे कोई पूछता है कि इनमें से गोल्ड का वायर कौन सा है और एल्युमिनियम का वायर कौन सा है, ठीक है, क्योंकि उनकी अपीयरेंस एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। क्लियर हो गई ये बात? तो मटेरियल जो है वो अपीयरेंस में एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ मटेरियल्स होते हैं जो जिनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज होती हैं। जैसे आपका आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम जो होगा वो एक जैसे दिखने में होंगे, यानी उनमें उन सारे मटेरियल्स में शाइन होगी। और मोस्ट ऑफ जो मटेरियल्स में शाइन होती है वो मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं, ठीक है। यानी हम उनका एक ग्रुप बना देते हैं, मटेरियल्स विच आर हैविंग शाइन और लस्टर आर ग्रुप्ड इनटू वन, grouped into
अ कैटेगरी नोन एज मेटल। ठीक है, हम उनकी एक कैटेगरी बना देते हैं और उनको हम नाम क्या दे देते हैं, मेटल्स। मेटल्स में और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, आगे की क्लासेस में आपको डिटेल वे में बताऊंगी। लेकिन एक प्रॉपर्टी ये भी होती है मेटल्स की कि सबके अंदर क्या होती है, शाइन होती है, लस्टर होता है। ठीक है, सो क्या हुआ, वुड आपकी शाइन होती है, क्या देखिए यहाँ पे आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या वुड जो है उसमें शाइन है, क्या कार्डबोर्ड जो है उसमें शाइन है, नहीं है। तो ये क्या होंगे, ये मेटल्स नहीं होंगे, इनका हम अलग ग्रुप बना देंगे। ठीक है, सो क्लियर हो गया ये चीज आपको। यहाँ पे देखिए आपके लिए एक एक्टिविटी है कि क्या करना है, आपको डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को कलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्युमिनियम शीट एंड चॉक। और इनमें से शाइनी मटेरियल्स को आपको एक ग्रुप में रखना है, जो जो कि क्या है, जिनके अंदर शाइन है, जिनको आप कट कर रहे हो या जब रब कर रहे हो, जब फ्रेशली कट कर रहे हो तो उनके अंदर शाइन आ रही है। देखिए यहाँ पे क्या है, फ्रेशली कट की बात क्या हो रही है, क्यों हो रही है, या रब करने की बात क्यों हो रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एटमॉस्फेयर के इफेक्ट की वजह से या फिर बहुत टाइम से वो रखे हुए हैं, उन पे डर्ट जम गई है, वो गंदे हो गए हैं, या एटमॉस्फेयर जो है या क्लाइमेट जो है वो उन पे इफेक्ट किया है, और इसकी वजह से क्या होता है, उनका जो लस्टर होता है, उनकी जो शाइन होती है वो फेड पड़ जाती है या वो कम हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। तो इसीलिए यहाँ पे फ्रेशली कट की बात हो रही है कि जैसे आप फ्रेशली कट करोगे किसी भी मटेरियल को, अगर उसमें शाइन है तो आपको पता चल जाएगा ये शाइन है तो ये क्या है, ये हमारा मेटल हो सकता है, ये हमारी मेटल की कैटेगरी में हो सकता है। या जैसे क्योंकि फॉर एग्जांपल आयरन जो है हमारा, वो एक मेटल होता है, उसमें एक शाइन होती है, उसमें एक लस्टर होता है। लेकिन जब क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है और वाटर और एयर के ऑक्सीजन से वो आयरन जो है हमारा वो रिएक्ट कर जाता है और आयरन ऑक्साइड बना देता है, जो कि बिल्कुल भी शाइन नहीं होता, जिसमें बिल्कुल भी लस्टर नहीं होता है। यानी वो इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट करके आयरन जो है वो अपना लस्टर खो देता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, या फिर हिंदी में हम क्या कहते हैं, आयरन पे या फिर हमारे लोहे पे जंग लगना। ठीक है, सो क्या होता है, जंग लगना क्या होता है, रस्टिंग की प्रोसेस क्या होती है, यही होती है जब आयरन जो है हमारा ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करता है, जब बहुत ही ज्यादा ह्यूमिड कंडीशन होती है, तो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा वाटर कंटेंट आ जाता है और ऑक्सीजन तो होता ही है। सो क्या होता है, आयरन जो है हमारा उस ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करके एक बिल्कुल ही नया सब्सटेंस बनाता है, जो कि होता है हमारा क्या, आयरन ऑक्साइड। और वो आयरन ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो बिल्कुल भी लस्ट्रस नहीं होती है, बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं होती है उसमें। ठीक है, और इसी वजह से कई बार आयरन होते हुए भी वो हमें शाइनिंग नहीं लगता, वो हमें शाइन नहीं दिखाता है, वो हमें लस्टर नहीं दिखाता, लेकिन होता वो फिर भी मेटल ही है। और इसीलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, या तो हमें उसे अच्छे से रब करके उसका जो ऊपर का पार्ट है वो हटा देना है, या फिर उसे कट करके देखना है कि क्या अंदर से जो फ्रेशली कट पार्ट है उसमें लश्टर है या नहीं। ठीक है, और उसके बाद जो है हमें क्या करना है, उन्हें ग्रुप करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या आती है, हार्डनेस की। यानी कोई मटेरियल कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट है, ये डिपेंड करता है, ये हम टच करके बहुत ही इजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम डिफरेंट मटेरियल को प्रेस करेंगे, हमें इजिली पता चल जाएगा कि वो हार्ड है कंप्रेस करने में या बहुत ही इजिली कंप्रेस हो जा रहा है। जैसे अगर आप बात करें डायमंड को, अगर आपके पास एक डायमंड है, आप उसे प्रेस कर रहे हैं, तो अगर वो प्रेस हो रहा है तो यानी वो क्या है, वो सॉफ्ट है। और अगर वो प्रेस नहीं हो रहा है तो वो क्या है, वो हमारी हार्ड कैटेगरी में आएगा। और यहाँ पे जो मैंने आपके लिए एग्जांपल लिया है डायमंड का, उसे वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल माना जाता है जो कि अभी तक नोन है। ठीक है, यानी डायमंड से ज्यादा हार्ड अभी तक मोस्ट ऑफ जो है हार्डेस्ट है, वो उससे ज्यादा हार्ड कोई मटेरियल नहीं होता है। ठीक, सेम एज जो स्पंज होता है वो बहुत ही इजिली हम उसे प्रेस कर सकते हैं, और इस तरह से भी हम दो कैटेगरी में अपने मटेरियल्स को डिवाइड कर सकते हैं। द मटेरियल्स विच कैन नॉट बी प्रेस्ड easily are comes under the hard category, whereas the material which can be pressed easily are comes under the soft or hardless materials. ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ कम्स टू नेक्स्ट।
सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, ठीक है। सॉल्युबल क्या होते हैं, इनसॉल्युबल क्या होते हैं, और ये सॉल्युबिलिटी की जो हम बात कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं वाटर के केस में। मैंने जब आपको कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ाया था तो बताया था कि वाटर का जो मेन काम होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो यही होता है कि वो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। वो क्या करते हैं, पूरी तरीके से उन्हें डिसॉल्व कर लेते हैं एंड देन हमारी बॉडी जो है वो उन्हें यूटिलाइज करती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, आपको डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स लेने हैं। यहाँ पे सॉल्ट लिया गया है, शुगर लिया गया है, सैंड लिया गया है, चॉक पाउडर लिया गया है और सॉडस्ट लिया गया है, और उसे आपको वाटर में अच्छे से डिसॉल्व करना है। वाटर तरीके से डिसॉल्व हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। यानी आपको अगर शुगर आपने डाला लेट्स सपोज पानी में, और उसके बाद जब आपने अच्छे से उसे स्टर किया और आपको शुगर का एक भी क्रिस्टल अगर नहीं दिख रहा है, तो उन सारे मटेरियल्स को हम क्या कहेंगे, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। मटेरियल्स आर, दैट मटेरियल इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। वेयर अगर आपको मटेरियल के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, अगर आपको वो मटेरियल दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा, दैट मटेरियल इज इनसॉल्युबल इन वाटर। यानी वो जो है, हिंदी में अगर हम उसे कहते हैं तो घुलनशील कहते हैं। तो यानी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो वाटर में घुलनशील है, या एक पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो वाटर में घुलनशील नहीं है। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए टेबल बना रखी है। सॉल्ट जो है वो क्या होता है, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है वाटर में, दैट्स मीन इट इज soluble in water. Same as sugar, disappear completely in water, that's mean soluble in water. Next one is sand. Sand क्या होता है, सैंड यानी रेत जो होती है। क्या रेत को अगर आप पानी में डालोगे तो क्या, और कितना भी आप उसे स्टिर करो, क्या वो डिसॉल्व हो जाएगी, क्या वो डिसअपियर हो जाएगी? नहीं, वो बेस पे जाके क्या होगी, सेटल हो जाएगी। और इसीलिए सैंड हमारी क्या होगी, इनसॉल्युबल इन वाटर होगी एंड डज नॉट डिसअपियर। क्लियर। सेम एज फॉर chalk powder. Chalk powder also does not disappear in water, that's mean it is insoluble in water. Last one is sawdust. Sawdust का भी सेम है, it is insoluble in water and that's mean this does not disappear. ठीक है, clear. Now comes to next. सॉलिबिलिटी ऑफ सब कॉमन लिक्विड इन वाटर। क्या होता है, बहुत से लिक्विड होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, और बहुत से लिक्विड ऐसे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपके लिए मैंने लिख रखा है सेम चीज जो अभी मैंने आपको बताया। मैं आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ। द सब्सटेंस विच कंप्लीटली डिसअपियर और डिसॉल्व इन वाटर, वो सारे सब्सटेंसेस जो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं, यानी वो दिखते नहीं है, वो अपनी आइडेंटिटी, मतलब वो उनको आप पर्टिकुलर कहीं पे मेजर नहीं कर सकते कि ये देखिए ये शुगर का पार्टिकल है ना। उनको क्या कहते हैं, water soluble substances. The substances which completely disappear or dissolve in water, ठीक है, जो कि पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं, घुल जाते हैं पानी में, उन्हें हम क्या कहते हैं, उनका एक पर्टिकुलर नाम है, उन्हें हम कहते हैं water soluble substances. Whereas the substances which do not mix with water, यानी वो वाटर में डिसअपियर नहीं होते, आप उनके पार्टिकल्स को देख सकते हो वाटर में, उनकी प्रेजेंस को आप देख सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ये देखो यहाँ बेस पे ये जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये सैंड के पार्टिकल्स हैं। ऐसे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, ठीक है। सेम एज क्या होता है हमारा, कि बहुत से लिक्विड्स होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और बहुत से लिक्विड ऐसे भी होते हैं जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। लिक्विड्स which are soluble or completely disappear in the water are known as water soluble liquid, whereas the liquid which does not disappear in water are known as water non soluble liquid, ठीक है। insoluble liquid क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए अगेन एक टेबल बनाई है। जो विनेगर है यानी जो सिरका होता है, अगर आप उसे डालोगे पानी में तो क्या होगा, वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा, मिक्स वेल हो जाएगा। आप उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये जो पार्ट है ये हमारा विनेगर का है और ये पार्ट जो हमारा है वो किसका है, वाटर का है। यानी वो अच्छी तरीके से उसमें मिक्स हो जाएगा, आप उसके पार्टिकल को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, और ये फिर हमारा क्या हो जाएगा, यानी ये जो विनेगर हमारा होता है वो होता है वाटर
soluble liquid. सेम एज लेमन जूस, अगर आप लेमन को पानी में डालते हो, नींबू पानी आप लोग पीते हो, तो क्या उसमें आप देख पाते हो कि अच्छा ये जो है ये हमारा नींबू का पार्टिकल है, ये हमारा नींबू वाला लिक्विड है और ये हमारा वाटर वाला लिक्विड है? नहीं ना, वो अच्छे से मिक्स हो जाता है, आप उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि ये वाटर है ये लेमन है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा वाटर सॉल्युबल, यानी ये मिक्स वेल होगा, अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और दैट्स व्हाई लेमन जूस इज अ वाटर सॉल्युबल लिक्विड। नेक्स्ट वन इज मस्टर्ड ऑयल। अगर आप एक ग्लास में पानी लीजिए और उसमें कुछ ड्रॉप्स जो है मस्टर्ड ऑयल के डालिए या किसी भी ऑयल के डालिए, वो जो ऑयल हमारा होता है, अगर आपको याद हो जब मैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ा रही थी और उसमें मैं आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट में डिफरेंस बता रही थी, तो मैंने जो डिफरेंस बताया था वो यही डिफरेंस बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो हमारा होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, वेयर एज जो हमारा फैट होता है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। और हमारे जितने भी ऑयल्स आते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो सारे हमारे आते हैं फैट की कैटेगरी में। एंड दैट्स व्हाई ऑल द ऑयल्स आर वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है, यानी वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, उनके पार्टिकल्स आपको अलग अलग दिखेंगे। अगर आप एक ग्लास में वाटर लेते हो और उसमें कुछ ड्रॉप्स किसी भी ऑयल को डालते हो, जैसे यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैंने मस्टर्ड, कोकोनट और केरोसिन तीनों ऑयल ही लिए हुए हैं, सो अगर आप कुछ ड्रॉप डालते हो तो उसकी आपको एक अपर लेयर दिखेगी, मतलब वो जो ऑयल होगा वो वाटर के ऊपर एक लेयर बना देगा, एक 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 और लेयर बन जाएगी, आपको डिफरेंट दिखेगा कि ये जो ऊपर वाली लेयर है ये किसकी है, ऑयल की है, और ये जो नीचे वाली लेयर है ये किसकी है, वाटर की है। सो ये क्या होगा, जो हम जितने भी हमारे ऑयल्स होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, सेम एज मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड केरोसिन, दीज आर वाटर इनसॉल्युबल लिक्विड। क्लियर हो गया? नाउ कम्स टू नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट में फ्लोट सिंक इन वाटर। आपने देखा होगा बहुत से ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो वाटर में या तो फ्लोट करते हैं या तो सिंक कर जाते हैं, यानी डूब जाते हैं। सो ये कैसे होता है, इनके बेसिस पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो वाटर में तैर रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट जो वाटर में डूब जा रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग भी हम उन्हें ग्रुप कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। सो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कौन से ऑब्जेक्ट जो हैं वो फ्लोट करते हैं। अगर आप एक पानी में पत्थर डालेंगे, यहाँ पे देखिए आपको दो एग्जांपल दिख रहे हैं, एक पानी में पत्थर जा रहा है और एक जो है वो टॉय रबर डकी है, ठीक है, डक है रबर की। सो वो फ्लोट कर रही है और जो हमारा स्टोन है वो डूब जा रहा है, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, हमारे टॉयज हो जाते हैं बहुत सारे, हमारे क्या कहते हैं लीव्स होती हैं, ये सारी जो चीजें होती हैं ये जो है पानी में तैरती हैं। जबकि हनी जो हमारा होता है और पत्थर जो हमारा होता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, पानी में डूब जाती हैं, ठीक है। सो कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो पानी में डूबेगा और कौन सा ऑब्जेक्ट पानी में तैरेगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है वो सारे ऑब्जेक्ट जिनकी डेंसिटी डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम होता है, मतलब उनके पार्टिकल कितने पास पास या कितने दूर दूर हैं, ठीक है। जिनके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। कोई चीज अगर दूर दूर है तो उनके में क्या होगा, पावर कम होगी, उनके पास पावर कम होगी, ठीक है। जैसे आपने कई बार एक हमारे यहाँ पे मुहावरा है कि उंगलियां जो है वो अगर अलग अलग हैं तो वो कमजोर हैं, और जब वो मुट्ठी बन जाती है यानी जब वो पार्टिकल्स पास आ जाते हैं तो वो क्या होते हैं, वो पावरफुल बन जाते हैं, ठीक है। सेम एज यही चीज होता है हमारा डेंसिटी में। डेंसिटी हमारा, अभी मैं आपको जब आगे पढ़ाऊंगी डेंसिटी के बारे में डिटेल में, तो मैं इसके बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताऊंगी, एग्जैक्टली डिफिनीशन बताऊंगी। लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ी सी नॉलेज के लिए अभी आप जान लीजिए कि डेंसिटी को अगर हम बेसिक रूप में डिफाइन करें तो हम क्या कह सकते हैं। डेंसिटी हमारी क्या होती है, हर चीज एक पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। मैंने आपको बताया था हम किससे मिलकर बने हैं, छोटे छोटे सेल से मिलकर बने हैं। ऐसी ही हर चीजें जितनी भी, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, वो सारी हमारी किससे मिलकर बनी होती है, वो सारी हमारी बनती है पार्टिकल से। पार्टिकल भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो भी मैं जब आपको आगे पढ़ाऊंगी तो डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। सो वो पार्टिकल जब किसी ऑब्जेक्ट में बहुत ही क्लोज होते हैं, जैसे मान लीजिए पत्थर है, पत्थर से अगर आप किसी को खींच के मारिए, अगर आप मान लीजिए किसी चीज पे मार रहे हैं तो उसको बहुत तेज चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत ही पास पास हैं और इस वजह से क्या है, उनकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा हाई है, ठीक है। और वो सब्सटेंसेस जिनके पार्टिकल्स दूर दूर हैं उनका क्या है, उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, उनकी डेंसिटी लो होती है। जैसे
कॉटन, कॉटन से अगर आप किसी को मारते हैं तो उसे चोट नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है वो बहुत दूर दूर होते हैं, इस वजह से उसकी डेंसिटी, उसकी पावर कम होती है। क्लियर? ठीक है, क्लियर हो गया व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आता है कि कौन से ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो पानी में जो है वो सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं, और वो कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो पानी में तैरते हैं। सो इसका बहुत ही इजी आंसर है, वो सारे ऑब्जेक्ट जिनकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है, यानी वो वाटर से ज्यादा डेंस होते हैं, डेंसिटी उनकी हाई होती है, वो सारे ऑब्जेक्ट जो है वो पानी में डूब जाते हैं। वेयर एज वो ऑब्जेक्ट जिनकी डेंसिटी जो है वो वाटर से जो है वो कम होती है, वो पानी में फ्लोट करते हैं। ठीक है, जिनका जो सरफेस एरिया, यानी वो एरिया जो पानी से टच कर रहा है, सरफेस एरिया क्या है? वो एरिया जो पानी से टच कर रहा है, वो एरिया की डेंसिटी, उतने एरिया की डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए अगर मैं अपना हाथ ऐसे करके डाल रही हूँ, और जो एरिया, अगर उस जो मेरा जो पाम का एरिया, मान लीजिए मैंने एक वाटर बॉडी है और उसमें मैंने अपना पाम डाला, ठीक है, और पाम मेरा पूरा इतना वाटर से टच कर रहा है, तो अगर मेरे पाम का ये जो मेरे पूरे बेस का, ये जो मेरा पूरा पाम का बेस है, इसका अगर पूरा एरिया जो है वो उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी, तो मेरा जो हाथ है वो पानी में डूब जाएगा। और अगर मेरा ये जो पूरा एरिया है, जो आई होप आपको दिख रहा हो, ये पूरा जो मेरा पाम का एरिया है, जितना एरिया मेरा वाटर को टच कर रहा है, उतनी एरिया की अगर डेंसिटी वाटर से कम होगी, तो मेरा जो पाम है वो वाटर में फ्लो करेगा, फ्लोट करेगा। क्लियर हो गया? सो सरफेस एरिया का क्या मतलब हुआ कि वो एरिया, वो उतना एरिया जो वाटर से टच कर रहा है, अगर उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है तो वो डूब जाएगा, और अगर उसकी डेंसिटी वाटर से कम है तो वो फ्लोट करेगा। क्लियर हो गया? सो कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में फ्लोट करता है या सिंक कर जाता है, ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे देती हूँ कि आइस के केस में क्या होता है। आइस, अगर जैसे मोस्ट ऑफ क्या होता है, अगर आप जनरल टर्म की बात करें, जनरली बात करें, सो जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है एज कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड की डेंसिटी हाई होती है एज कंपेयर टू गैसेस। यानी गैसेस के पार्टिकल्स सबसे दूर होंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स उससे थोड़े पास होंगे, और सॉलिड के एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, सो क्या हुआ, जनरली केसेस में क्या होता है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी लिक्विड से हमेशा हाई होती है। ठीक है, यानी अगर आप कोई आयरन का रॉड डाल रहे हैं तो वो पानी में डूब जाएगा, अगर आप कोई स्टोन डाल रहे हैं तो वो पानी में डूब जाएगा। लेकिन अभी जैसे यहाँ पे आपको आपके स्क्रीन पे एग्जांपल दिख रहा है, ये जो रबर की डक है, ये भी तो क्या कहते हैं, सॉलिड है। लेकिन इसमें क्या है, इसका जो अंदर का पार्ट है वो हॉलो होता है, यानी जब आप उसे दबाते हो तो वो पिचक जाता है, वो हार्ड नहीं होता है, अंदर जो है वो खाली होता है, सिर्फ बाहर से उसको वो एक बेस दिए रहते हैं, और इस वजह से इसकी डेंसिटी जो है वो वाटर से कम हो जाती है। ठीक है, सो लेकिन जो जनरल टर्म होता है उसमें हम यूज करते हैं कि सॉलिड की डेंसिटी जो है वो वाटर से ज्यादा होती है। हमारी जो सॉलिड होता है यानी आइस, क्या वो पानी में फ्लोट करता है या वो डूब जाएगा? तो वो पानी में फ्लोट करता है। और क्यों फ्लोट करता है? अगर अगर वो सॉलिड है, सेम मटेरियल का है, और वो सॉलिड है, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन वो पानी में फ्लोट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया, वो सारी चीजें पानी में फ्लोट करेंगी जिनकी डेंसिटी कम होगी। अगर आइस पानी में फ्लोट कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी डेंसिटी जो है वो वाटर से कम है। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म होता है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, या एक वाटर की क्वालिटी है, जो भी आप कहना चाहें, कि वाटर जो है वो अपनी मैक्सिमम डेंसिटी, यानी वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कब होती है? जब उसका टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर शो इट्स मैक्सिमम डेंसिटी व्हेन इट्स टेम्परेचर इज 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इससे अगर कम होगा तो भी उसकी डेंसिटी कम होगी, और अगर इससे ज्यादा भी होगा, यानी 4 की जगह 5 है, 10 है, 20 है, 50 है, तो भी उसकी डेंसिटी धीरे धीरे क्या होगी, कम होती चली जाएगी। वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। और आइस का टेम्परेचर क्या होता है? आइस का टेम्परेचर हमारा होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जो जहां पे आइस बनना हमारी स्टार्ट होती है, उससे कम ही टेम्परेचर होता है। ये जो है वो आइडियल कंडीशन है, 0 डिग्री सेल्सियस। इस पे वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यानी जो आइस का टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री से भी कम होता है।
ठीक, समझ में आई बात? तो क्या होता है, 0 डिग्री से कम टेम्परेचर होता है, यानी डेंसिटी उसकी कम हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई जो हमारी आइस होती है वो वाटर पे फ्लोट करती है। क्लियर हो गया? चीजें आपको समझ में आ गई कि कुछ हम ऑब्जेक्ट को कैसे ग्रुप कर सकते हैं, कि वो कौन से ऑब्जेक्ट है जो पानी में डूब जा रहे हैं, कौन से ऑब्जेक्ट है जो पानी में तैर रहे हैं। पानी में डूबने और तैरने की कंडीशन क्या होती है, जिन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो वाटर से कम होती है वो पानी में तैरते हैं, और जिन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो वाटर से ज्यादा होती है वो पानी में सिंक कर जाते हैं, वाटर में सिंक कर जाते हैं। क्लियर हो गया? नाउ कम्स टू अवर लास्ट स्लाइड। हमारी लास्ट स्लाइड है, इसमें हम ऑब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे अपीयरेंस है, उन ऑब्जेक्ट के थ्रू हम देख पा रहे हैं लाइट पास हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। ठीक है, सो इस तरह से अगर किसी ऑब्जेक्ट में लाइट की पास होने की टेंडेंसी, अगर किसी ऑब्जेक्ट में लाइट पास हो रही है, उसके बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट, सेकेंड वन इज ट्रांसलूसेंट, एंड थर्ड वन इज ओपैक। ठीक है, 3 कैटेगरी होती है, कौन कौन सी? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपैक। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? सो अगर आप जब मैं आगे की क्लासेस में या हायर क्लासेस में आपको लाइट के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो मैं आपको मतलब उसमें क्या होता है, लाइट जो है हम कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे देख पाते हैं, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई कैसे देता है, मैं आपको एक बेसिक बहुत ही नॉर्मल वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब मैं लाइट चैप्टर पढ़ाऊंगी तो मैं बहुत ही डिटेल्ड वे में आपको इसके बारे में बताऊंगी। सो हम कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे देख पाते हैं, लेट सपोज आप मेरा ये हैंड देख पा रहे हो, आप मेरा ये हैंड देख पा रहे हो, तो ये हैंड आप मेरा कैसे देख पा रहे हो, आपको ये हैंड कैसे दिखाई दे रहा है? अगर मैं यहाँ पे एकदम लाइट डार्क कर दूं, क्या आप देख पाओगे? अगर एक बहुत ही अंधेरे रूम में अपने आप को लेके चली जाऊं, तो क्या आप मुझे देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। सो देखने के लिए आपको किसकी जरूरत है? अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट देखना है तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत है? लाइट की जरूरत है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। सो लाइट से आप कैसे किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हो? सो क्या होता है कि लाइट जो है, ये आप मेरे हाथ का एग्जांपल लीजिए, मैं आपको अपने हाथ से बताती हूँ कि अगर आप मेरे इस हैंड को देख पा रहे हो तो क्यों देख पा रहे हो। ठीक है, सो लाइट की एक टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। सो लाइट जो है सीधे चलते हुए आएगी, मेरे हाथ को स्ट्राइक करेगी। ठीक है, और जैसे ही वो मेरे हाथ को स्ट्राइक करेगी, क्योंकि मेरा हाथ यहाँ पे मौजूद है, मेरा हाथ इस लाइट को रोक रहा है, तो वो लाइट क्या करेगी, वापस से घूम जाएगी और जाके हमारे आईज में पड़ेगी, और तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। यानी लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करती है और वापस लौटती है उल्टी डायरेक्शन में हमारी आंखों की तरफ, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। यानी अगर आप मेरे हाथ को देख पा रहे हो, तो लाइट मेरे हाथ की तरफ आ रही है और इससे टकरा के, इसको स्ट्राइक करके वापस घूम के आपकी आईज में जा रही है, और उसी आईज से आप क्या कर रहे हो, उसी लाइट की वजह से, उसी रिफ्लेक्टेड, इसे हम क्या कहते हैं, इस फिनोमिनन को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अभी बस नाम आप जान लीजिए, इस फिनोमिनन को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसी रिफ्लेक्शन की वजह से, इसी स्ट्राइक बैक की वजह से ही आप मेरे इस पाम को देख पा रहे हो। ठीक है, क्लियर हो गया? सो अब जो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं हमारे ये सब्सटेंसेस, या ये जो हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको 3 ऑब्जेक्ट बताए, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपैक। ठीक है, सो क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे ये मेरा पाम है, ठीक है, इसमें जितनी भी लाइट पड़ेगी वो सारी स्ट्राइक बैक होके वापस चली जाएगी, और इस वजह से आपको, अगर देखिए मैं अपने हाथ को अपने फेस के सामने रख ले रही हूँ, ठीक है, अगर मैं अपने पाम को अपने फेस के सामने रख ले रही हूँ, तो आपको मेरा पाम तो दिख रहा है, लेकिन मेरे पाम के पीछे, मेरे हाथ के पीछे जो मेरा फेस है, वो आप नहीं देख पा रहे हो, वो आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, सो इसके पीछे का रीजन क्या है कि सारी लाइट जो है, जो भी लाइट है, वो सारी रिफ्लेक्ट होके मेरे हाथ से रिफ्लेक्ट होके आपकी आईज में जा रही है। कोई भी लाइट मेरे फेस पे नहीं पड़ रही, कोई भी लाइट मेरे फेस पे नहीं पड़ रही है, और इसी वजह से जब मैं अपने पाम को अपने
अपने पाम को अपने फेस के आगे रख ले रही हूँ, तो आप लोग मेरी शक्ल नहीं देख पा रहे हो, आप लोग मेरा फेस नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि मेरे फेस से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होके आपके आईज तक नहीं आ रही है, क्योंकि बीच में मेरा हैंड है और वो हैंड जो है मेरे फेस और आपकी आईज के बीच में आ रहा है, वो कोई लाइट को मेरे फेस और आपकी लाइट के आपकी आई के बीच में आने नहीं दे रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, उनके अंदर से लाइट जो है वो पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट होके, मतलब वो पूरे आर पार चली जाती है। ठीक है, जो है उसके आर पार आप चीजें देख पाते हो, जैसे आपका ग्लास। ठीक है, आपका ग्लास है सेम एज एयर। ठीक है, एयर क्या है, मैंने आपको बताया था एयर हमें विजिबल क्यों नहीं होती, एयर हर जगह होती है, लेकिन एयर हमें विजिबल नहीं होती, एयर को हम देख नहीं पाते। एयर को ना देख पाने के पीछे का कारण यही है कि वो जो एयर होती है वो कोई भी लाइट को रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती, स्ट्राइक बैक नहीं करती है, सारी लाइट उसके अंदर से सीधे चली जाती है, और इस वजह से कोई भी इमेज, कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंख पे नहीं पड़ती और हम कोई भी इमेज देख नहीं पाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आई होप मैं बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जो कि जिनके अंदर से लाइट पास हो जाती है, यानी जिनके हम आर पार देख पाते हैं, जिनके हम आर पार देख पा रहे हैं, जैसे ग्लास, अगर आप एक ग्लास को अपनी आई के सामने रखते हो तो भी आप उसके पीछे से देख पाओगे। अगर आप एक विंडो के पीछे खड़े हो जाते हो तो घर के अंदर वाला इंसान आपको इजीली उस विंडो के थ्रू देख सकता है। क्यों देख सकता है? क्योंकि ग्लास एक ऐसा मटेरियल है जिसके हम आर पार देख सकते हैं, जिसके लाइट जो है वो पास आउट हो जाती है, स्ट्राइक बैक नहीं करती है। ठीक है, या बहुत ही कम स्ट्राइक बैक करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम उस ग्लास के, हम उस ऑब्जेक्ट के आर पार देख पाते हैं। पहला जो हमारा था ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हम देख पाते हैं, जिनके थ्रू हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। ठीक है, those substance or material through which things can be seen are called ट्रांसपेरेंट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, एयर हो जाएगा, और कुछ हमारे प्लास्टिक्स हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट वन आता है हमारा ओपैक। ओपैक क्या होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, वो ऑब्जेक्ट जैसे ही मैं अपने पाम को अपने फेस के आगे रख रही हूँ, आप जो है मेरे फेस को नहीं देख पा रहे हो। सो दोस ऑब्जेक्ट, दोस सब्सटेंसेस थ्रू विच यू कैन नॉट सी अदर ऑब्जेक्ट, यानी आपको दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, उसके आर पार आप नहीं देख पाते हो, उसे हम क्या कहते हैं, ओपैक कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर उसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, वुड हो जाएगा, कार्डबोर्ड हो जाएंगे, मेटल्स हो जाएंगे। क्लियर हो गया व्हाट इज ट्रांसपेरेंट? ट्रांसपेरेंट हमारे वो ऑब्जेक्ट है जिनके आर पार आप देख पा रहे हो, और ओपैक हमारे वो ऑब्जेक्ट है जिनके आर पार आप नहीं देख पा रहे हो, जिनके थ्रू आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलूसेंट। अब ट्रांसलूसेंट क्या है? ट्रांसलूसेंट हमारे वो ऑब्जेक्ट आते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट और ओपैक के बीच के हैं, यानी कि उनके आर पार तो आप देख पा रहे हो लेकिन क्लियरली नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार तो आप देख पा रहे हो लेकिन क्लियरली नहीं देख पा रहे हो, आपको बहुत क्लियर नहीं दिख रहा। फॉर एग्जाम्पल सनग्लासेस, जब आप सनग्लासेस लगाते हो तो क्या होता है, आपको आर पार तो दिखता है लेकिन वो कलर दिखता है, उतना क्लियर नहीं दिखता। आप डार्क में चले जाते हो तो आपको बहुत बहुत मुश्किल होती है देखने में। ठीक है, जो हमारी अगर अनियन होती है, उनको अगर थोड़ा-सा आप तेल में सौटे कर लो और उसके बाद जो उनकी टेक्सचर आती है ट्रांसलूसेंट की, आपको हल्का वो कैसे हो जाते हैं, पतले-पतले से हो जाते हैं, उनके आर-पार तो दिखता है लेकिन आप क्लियरली नहीं देख पाते हो। ठीक है? ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल हो जाएँगे, जो हमारी कार की विंडो होती है, जो कलर्ड कार की विंडो होती है, जिसके आर-पार आपको दिखता तो है लेकिन क्लियरली नहीं दिखता है। सो ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल हो जाएँगे? ये सारे हमारे एग्जाम्पल हो जाएँगे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के। ठीक है? क्लियर हो गया? अब हमने क्या किया? सारे ऑब्जेक्ट को हमने कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया? हम उनके अपीयरेंस के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किए कि उनमें लस्टर है या नहीं लस्टर है। इसके अलावा उनकी हार्डनेस के अकॉर्डिंग कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है। फिर उसके अलावा कि वो सिंक हो रहे हैं या वो डूब जा रहे हैं या वो तैर रहे हैं पानी में, और इसके अलावा वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, या फिर वो
ओपेक ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया? इसी के साथ आज का ये जो हमारा पूरा चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर मैंने सेकंड जो क्लास 6 का सेकंड चैप्टर है, ये पूरा मैंने एक ही पार्ट में कवर कर लिया क्योंकि ये बहुत ही छोटा था, इसमें ज़्यादा कुछ समझने जैसा था नहीं। सो मैंने बहुत ही ईज़ी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको सारे कांसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, ओपेक क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं, हार्ड क्या होते हैं, सॉफ्ट क्या होते हैं, लस्टरस कैसे अपीयरेंस के अकॉर्डिंग हम उनको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। सो ये सारी ग्रुपिंग आपको समझ में आई होगी। ठीक है, सो आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। तब तक के लिए ज्वाइन ज्ञान मठ। नमस्ते।